गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं मनीषा तनपुरे, आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका। हम सबको पता है कि आज संपूर्ण भारत तथा संपूर्ण विश्व कोरोना जैसे महामारी के साथ लड़ रहा है और इसी महामारी की वजह से हर एक इंसान अपने घरों में बंद है। तो हमारे पास यह समय बहुत अच्छा है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे ज्ञान की वृद्धि के लिए, बराबर है ना। तो यह जो समय है हमें मिला हुआ, हम क्या कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मम्मी और पापा को, हम बोर हो गए, हम क्या करें। पर अगर सोचा जाए तो कुछ नया भी कर सकते हैं। देखो, आपके दोस्तों का एक ग्रुप बनाओ जिसमें मैं प्रश्न पूछूंगी, मतलब आप खुद प्रश्न पूछोगे और आपके दोस्त उस प्रश्न का, उस सवाल का जवाब देंगे। आपके दोस्त सवाल करेंगे, आप जवाब दोगे। आप कुछ चित्र निकाल कर दोगे, उसके ऊपर से वाक्य बनाने के लिए बोलो, आपके दोस्त उसके ऊपर वाक्य बनाएंगे। देखो, धीरे धीरे अलग अलग भाषाओं की वृद्धि अपने आप हो जाएगी। ज़रूरत ही नहीं है कि कुछ आपको नया चाहिए खेलने के लिए, नीचे ही जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अलग अलग खेल ऑनलाइन द्वारा खेल सकते हो। हाँ, अगर मैंने ऐसा किया कि पापा मैंने कुछ विषय दे दिए या कुछ विषय की जानकारी लेने के लिए बोला, तो मुझे पहले जानकारी मिली, मैं वो जानकारी मेरे दोस्तों के साथ बांटूंगा। अगर दोस्तों को पहले मिली तो वो बांटेंगे। इस तरह से हमारी सबके ज्ञान में वृद्धि हो जाएगी। हम अलग अलग नया ज्ञान हमारे सबके पास रहेगा। अगर हम देखेंगे तो आज टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सारा ज्ञान अब भी हमारे पास उपलब्ध है। इसी ज्ञान के बारे में, यही ज्ञान हमें अभी लेना है क्योंकि हमारे पास समय है और यही समय हम इसके इस्तेमाल में लगाएंगे। देखो, हमारे पास समय है पूरा करने के लिए। अगर मेरे पास कुछ नई जानकारी होगी तो मैं मेरे दोस्तों के साथ बांटूंगी, वो मेरे साथ बांटेंगे। यह हम सब कर सकते हैं। आप, मैं, हम सब लोग ये कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास अभी जो समय उपलब्ध है, उस उपलब्ध समय में कुछ नया करने की अगर हम कोशिश करें। अभी क्राफ्ट के बारे में देखो, यूट्यूब पे बहुत सारे नए क्राफ्ट की टेक्नोलॉजी बताई है। देखो ना, सिंपल थिंग्स हम फाइल्स के ऊपर अगर फाइल डेकोरेटिव करनी है तो जो पुराने अच्छे कपड़े हैं उन्हें हम कैसे भी काटेंगे। ट्रायंगल शेप में काटो, राउंड शेप में काटो, कलरफुल कपड़े ले लो। वही कलरफुल कपड़े अगर हम अंदर के बाजू मोड़ कर हम अगर पूरे फाइल के ऊपर चिपकाएंगे और लेस लगाएंगे तो देखो ना, आपकी कितनी खूबसूरत फाइल घर बैठे बैठे तैयार हो जाएगी। मतलब अगर देखा जाए तो अभी हम बहुत सारा कर सकते हैं। हमारा घर हमें सुशोभित करना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो ये हमें सोचना है। हम कैसे जानकारी उसकी ले लेंगे, हम नया क्या बनाएंगे, ये हमें सोचना है।
अभी का समय तो बहुत मुश्किल है, हम सबके लिए मुश्किल है, पर इस समय में भी हम कुछ ना कुछ नया कर सकते हैं। कुछ ना कुछ नया कर कर हम दिखा सकते हैं। और कभी कभी हम अगर अपने माँ का हाथ बटाएंगे, मतलब हम उनकी मदद करेंगे, तो इससे आपको भी खुशी होगी और आपकी माँ को भी खुशी मिलेगी। मतलब ये भी एक नया है, हम ये भी कर कर सोच सकते हैं ना, क्या नहीं सोच सकते? जरूर सोच सकते हैं, क्योंकि हमारी माँ हमारे लिए दिन भर काम करती है, पर थोड़ी देर भी वह ये नहीं सोचती कि मुझे मेरे लिए समय चाहिए। खुद के बारे में वो कभी नहीं सोचती, पर वह आपके बारे में ज़रूर सोचती है। अगर थोड़ी देर आप आपकी माँ के बारे में भी सोचोगे तो आपको तो खुशी होगी, पर आपके माँ को आपसे दुगनी खुशी होगी। बराबर, मतलब ये जो समय है आप आपकी माँ के लिए दे सकते हैं, आपके पिताजी, आपके परिवार के लिए दे सकते हैं। और इसी समय में हमें हमारे खुद की सेहत का भी ख्याल रखना है, क्योंकि जान है तो जहान है। हमें बाहर नहीं जाना है, घर पर ही रहकर हम सभी चीज़ें कर सकते हैं। हम सबको पता है कि ये मुश्किल दौर चालू है, पर इस मुश्किलों में भी हमें इस मुश्किलों का सामना भी हमें डटकर करना है। बराबर है। इस मुश्किलों का सामना करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? हमारे सेहत का ख्याल रखने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? तो एक तो हम सबको पता है हैंड वॉश का इस्तेमाल तो हमें करना ही करना है, और इसी के साथ साथ हमें योग साधना भी आवश्यक है, क्योंकि योग साधना के वजह से हमारे हृदय की ताकत बढ़ती है। हम सबको पता है कि हमारे सेहत का ख्याल रखना इस समय बहुत आवश्यक है। तो योग साधना अगर हम करेंगे रोज नित्य, अगर हम प्राणायाम करेंगे तो इससे हमारे हृदय की ताकत बढ़ेगी। और ऐसी जो कोरोना जैसी महामारी फैली है, इससे मुकाबला करने के लिए हमारा शरीर और भी अधिक तरीके से और भी अच्छी तरीके से तैयार रहेगा। और हम सबको घर पर ही रहना है, घर के बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना है। और इस महामारी का डटकर मुकाबला करना है। घर पर हो, रोज योग साधना करो, जिससे कि हमारी सेहत और अच्छी हो जाए। खाने के लिए जो भी चीज़ें बना रहे हो वह हेल्दी होनी चाहिए, वह हमारे शरीर के लिए उपयुक्त होनी चाहिए। इसके वजह से हमारा शरीर और भी तंदुरुस्त बनेगा। और हम यह जो समय है, इस समय में हमारा खुद का भी नहीं तो हमारी माँ, पिताजी, हमारे पूरे परिवार का ख्याल हमें करना है, क्योंकि हर एक जन इसी मुश्किल दौर से गुजर रहा है। और इसमें से बाहर निकलने के लिए हमें हर एक इंसान का ख्याल रखना है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे लिए घर के बाहर हैं। तो इसी के वजह से घर के अंदर रहो और अपना खुद का ख्याल रखो, खुद की सेहत का ख्याल रखो।
और आज हम हमारे सेहत के लिए योग साधना कितनी महत्वपूर्ण है वह पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से देखेंगे। कि मैंने अभी आपको कहा था कि हम योग के महत्व और लाभ के बारे में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के द्वारा अधिक जानकारी लेंगे। तो योग और उसका जो महत्व है, उसके जो लाभ है हमारे ज़िंदगी में, हम इसकी जानकारी अधिक लेंगे। देखो इस चित्र में क्या लिखा गया है। योग करे प्रतिदिन, जीवन जिए अधिक दिन। योग अगर हमने प्रतिदिन किया तो हमारा जो जीवन है, हमारी जो ज़िंदगी है, हमारी उम्र बढ़ जाएगी, क्योंकि इसका असर हमारी तबीयत के ऊपर सकारात्मक होता है और जिससे हमारी उम्र अधिक बढ़ जाती है। अभी देखो आगे क्या है। आगे प्राणायाम के बारे में हम अधिक जानकारी लेंगे। प्राणायाम के लाभ कितने हैं। देखो योग के अंग प्राणायाम एवं ध्यान भी योगासनों की तरह शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। प्राणायाम के द्वारा श्वास प्रश्वास की गति पर नियंत्रण होता है, जिससे श्वसन संस्थान संबंधित रोगों में बहुत फ़ायदा मिलता है। दमा, एलर्जी, साइनोसाइटिस, पुराना नज़ला, ज़ुकाम आदि रोगों में तो प्राणायाम बहुत फ़ायदेमंद है। ही साथ ही इससे फेफड़ों की ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है, जिससे शरीर की कोशिकाओं को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलने लगती है, जिसका पूरे शरीर पर सकारात्मक असर पड़ता है। अभी देखो प्राणायाम के ये जो लाभ है, ये हमारे लिए अभी इस कोरोना वैश्विक महामारी में कितने लाभदायक है, क्योंकि यह जो महामारी है हमारे फेफड़ों पर असर करती है। अगर हमारे फेफड़े मजबूत होंगे तो इससे लड़ने के लिए हम तैयार होंगे बराबर। इसके वजह से हमें रोज़ प्राणायाम करना ही चाहिए। देखो अभी आगे क्या लिखा है। योगासनों के नित्य अभ्यास से मांसपेशियों का अच्छा व्यायाम होता है, जिससे तनाव दूर होकर अच्छी नींद आती है, भूख अच्छी लगती है, पाचन सही रहता है। अभी हम देख रहे हैं कि सभी लोग अपने घरों में बंद हैं। इसके वजह से हमें भूख अच्छी नहीं लगती है तथा पाचन भी ठीक तरह से नहीं होता है, क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं, बाहर भाग दौड़ करते हैं, तो हमारा कुछ ना कुछ व्यायाम अपने आप हो जाता है। पर अभी घरों में बंद होने की वजह से हमारा व्यायाम नहीं हो रहा है। अगर हमने योगासन नित्य किए तो हमें भूख भी अच्छी लगेगी और हमारा पाचन भी सही रहेगा। आगे देखिए हम क्या लिखा हुआ है कि ध्यान के लाभ। ध्यान के लाभ, ध्यान धारणा। हमें पता है कि हमारे जो संत हैं वो ध्यान करते थे, बराबर है। पर अभी ये ध्यान के क्या क्या लाभ होते हैं, इसकी जानकारी हमने लेने की कभी कोशिश भी नहीं की। तो आज हम देखेंगे कि ये जो ध्यान है, ध्यान धारणा करते हैं, इसके लाभ क्या क्या है। ध्यान भी योग का अति महत्वपूर्ण अंग है। आजकल ध्यान यानी मेडिटेशन का प्रचार हमारे देश से भी ज़्यादा विदेशों में हो रहा है। आज की भौतिकतावादी संस्कृति में दिन रात भागदौड़, काम का दबाव, रिश्तों में अविश्वास आदि के कारण तनाव बहुत बढ़ गया है। ऐसी स्थिति में मेडिटेशन से बेहतर और कुछ नहीं है। ध्यान से मानसिक तनाव दूर होकर गहन
आत्मिक शांति महसूस होती है, कार्यशक्ति बढ़ती है, नींद अच्छी आती है, मन की एकाग्रता एवं धारणा शक्ति बढ़ती है। देखो अभी ध्यान भी योग का अति महत्वपूर्ण अंग है। ध्यान यानी मेडिटेशन। हम जब रोज़ पाठशाला आते थे तो हम पाठशाला में रोज़ सुबह मेडिटेशन करते थे, बराबर है। क्यों करते हैं? क्योंकि इससे हमारी एकाग्रता एवं धारणा शक्ति बढ़ती है तथा इससे हमें आत्मिक शांति महसूस होती है। आज हमारे देश से भी ज़्यादा विदेशों में ये मेडिटेशन का महत्व उन्होंने जान लिया है। तो इसके महत्व के वजह से उन्होंने इसे अपनाया भी है, उन्होंने योगा को अपनाया है। आज अगर हम देखें तो वहाँ पर जो भी डॉक्टर तथा आरोग्य कर्मचारी हैं वह क्या कहते हैं कि योगा रोज़ के रोज़ करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता चला है कि योगा का महत्व कितना ज़्यादा है। योग शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और दवाओं पर आपकी निर्भरता को घटाता है। बहुत सी स्टडीज़ में साबित हो चुका है कि अस्थमा, हाई ब्लड प्रेशर, टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीज़ योग द्वारा पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं। संक्षेप में कहे तो योग केवल शारीरिक व्यायाम करने या रोगों को दूर करने वाली क्रिया नहीं है, बल्कि जीवन को बेहतर बनाने वाली एक जीवन पद्धति है। देखो योग का कितना अच्छा असर हमारे शरीर पर पड़ता है। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। मतलब जो लोग दवाओं पर ज़्यादा निर्भर है, अगर उन्होंने रोज़ के रोज़ अगर योग किया तो उनकी निर्भरता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी और हमारा जीवन अधिक बेहतर हो जाएगा। इसके लिए हमें रोज़ योग करना ज़रूरी है। अभी हम आगे मोटिवेशनल का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देखेंगे। मोटिवेशनल स्टोरीज के पहले हम कुछ विचार पढ़ेंगे, जिस विचारों से हमारे मन को और भी शांति मिलेगी तथा इस समय में लड़ने की ताकत भी मिलेंगी। देखो अभी ये एपीजे अब्दुल कलाम का एक विचार देखो, या अपनी पहली सफलता के बाद विश्राम मत करो, क्योंकि अगर आप दूसरी बार में असफल हो गए तो बहुत से होठ यह कहने के इंतज़ार में होंगे कि आपकी पहली सफलता केवल एक तुक्का थी। देखो उन्होंने क्या कहा है कि आपकी पहली सफलता के बाद में हमें विश्राम नहीं करना है, बराबर है। उसके बाद में देखो और एक कितना अच्छा थॉट है, विनर्स नेवर क्विट एंड द क्विटर्स नेवर विन। सी इन दिस थॉट वॉज द मीनिंग ऑफ गिवन, जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी जीत नहीं सकते। देखो इस मुश्किल के हालात में हमें कभी हार नहीं माननी है, क्योंकि हार मानने वाले कभी जीत नहीं सकते हैं। अभी हम मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ेंगे, आप भी पढ़ सकते हो मेरे साथ साथ। देखो क्या है लिखा हुआ, इंसान की कीमत। इस कहानी का नाम जो है क्या है कि इंसान की कीमत। एक बार एक टीचर क्लास में पढ़ा रहे थे। बच्चों को कुछ नया सिखाने के लिए टीचर ने जेब से 100 रुपये का एक नोट निकाला। देखो हमेशा टीचर क्लास में कुछ
नया करने के लिए सोचते हैं। उसी तरह से कुछ नया सिखाने के लिए टीचर ने जेब से 100 रुपए का नोट निकाला। अब बच्चों की तरफ वह नोट दिखाकर कहा, क्या आप लोग बता सकते हैं कि यह कितने रुपए का नोट है? अब बच्चों की तरफ वह नोट दिखाकर क्या कहा टीचर ने कि आप लोग बता सकते हैं कि यह कितने रुपए का नोट है। बराबर है? सभी बच्चों ने कहा 100 रुपए का। अभी सभी बच्चों को पता रहता है कि नोट की कीमत कितनी है, इसलिए सभी बच्चों का जवाब क्या आया कि यह जो है वह 100 रुपए का नोट है। टीचर, इस नोट को कौन कौन लेना चाहेगा? अभी देखो टीचर क्या आगे सवाल पूछते हैं कि इस नोट को कौन कौन लेना चाहेगा। सभी बच्चों ने हाथ खड़ा कर दिया। अभी इसमें कोई नहीं पीछे रहता है कि अगर ऐसे सवाल टीचर ने पूछे तो इस वक्त सभी बच्चों ने हाथ खड़ा कर दिया। अब उस टीचर ने उस नोट को मुट्ठी में बंद करके बुरी तरह मसला, जिससे वह नोट बुरी तरह कुचल सा गया। अब टीचर ने क्या किया है कि उस नोट को मुट्ठी में बंद कर बुरी तरह से मसला, जिससे वह नोट बुरी तरह कुचल सा गया। वह नोट खराब हो गया। अब टीचर ने फिर से बच्चों को नोट दिखाकर कहा कि अब यह नोट कुचल सा गया है, अब इसे कौन लेना चाहेगा? देखो टीचर ने क्या किया कि नोट को मुट्ठी में बंद किया और उसे बुरी तरह से कुचला। वह खराब हो गया। अब वापस उन्होंने सवाल पूछा कि इस नोट को कौन लेना चाहेगा? सभी बच्चों ने फिर हाथ उठा दिया। सभी बच्चों ने वापस क्या किया? फिर से हाथ उठा दिया। अब उस टीचर ने उस नोट को जमीन पर फेंका और अपने जूतों से बुरी तरह से कुचला। देखो अभी क्या किया टीचर ने आगे कि उस नोट को जमीन पर फेंका और जमीन पर फेंक कर उसे अपनी जूतों से बुरी तरह से कुचला। ऐसे नहीं कि अभी हाथ से कुचलने के बाद तो ठीक है, नोट खराब हो जाता है। अभी जूतों से कुचलने के बाद क्या होगा कि नोट गंदा भी हो जाएगा। बराबर है ना? और गंदा होने के बाद में फिर से टीचर ने नोट उठाकर फिर से बच्चों को दिखाया और पूछा कि अब इसे कौन लेना चाहेगा। देखो अभी वापस टीचर ने क्या पूछा सवाल, नोट को मुट्ठी में बंद किया, वह कुचल गया, बुरी तरह से खराब हो गया और खराब होने के बाद में सवाल पूछा, फिर भी बच्चों ने हाथ खड़ा कर दिए। अभी उन्होंने क्या किया कि जूतों से वह जो नोट है वह कुचला, मतलब अभी वो जूतों की वजह से गंदा हो गया। और फिर से उन्होंने पूछा बच्चों को कि अब यह नोट कौन लेना चाहेगा। सभी बच्चों ने फिर से हाथ उठा दिया। अभी देखो सभी बच्चों ने फिर से हाथ उठा दिया। अब टीचर ने कहा कि बच्चों, आज मैंने तुमको एक बहुत बड़ा पढ़ाया है। देखो उन्होंने बहुत बड़ी सीख पढ़ाई है इस पाठ के द्वारा, इस कहानी के द्वारा, कि यह 100 रुपए का नोट था। जब मैंने इसे हाथ से कुचला तो ये नोट कुचल गया, लेकिन इसकी कीमत 100 रुपए ही रही। देखो ये जो नोट है वह कितने रुपए का था? तो 100 रुपए का था। जब टीचर ने उसे हाथ से कुचला तो ये नोट कुचल गया, खराब हो गया, पर उसकी कीमत 100 रुपए ही थी। इसके बाद जब मैंने इसे जूतों से मचला तो ये नोट गंदा हो गया, लेकिन फिर भी इसकी कीमत 100 रुपए ही रही। देखो टीचर क्या कह रहे हैं आगे कि यह जो नोट है यह मैंने जूतों से कुचला, वह गंदा हो गया, लेकिन उसकी कीमत जो है वो 100 रुपए ही रही। वह कम हो गई क्या? हाथ से कुचलने के बाद में नोट खराब हो गया, पर उसकी कीमत 100 रुपए थी।
जूतों से मचलने के बाद में भी वह गंदा हो गया, फिर भी उसकी कीमत 100 रुपये ही थी। उसकी कीमत कुचलने के बाद में नोट गंदे होने के बाद में भी 100 रुपये ही रही। ठीक वैसे ही इंसान की जो कीमत है और इंसान की जो काबिलियत है वो हमेशा वही रहती है। देखो कितनी अच्छी सीख है कि इंसान की जो कीमत है, जो काबिलियत है, वो हमेशा वही रहती है, वो कम नहीं होती है। आपके ऊपर चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए, चाहे जितनी मुसीबतों की धूल आपके ऊपर गिरे, लेकिन आपको आपकी कीमत नहीं गंवानी है। देखो क्या कह रही है टीचर आगे कि आपके ऊपर कितनी भी मुश्किल आ जाए, चाहे जितनी भी मुसीबतों की धूल आपके ऊपर गिरे, लेकिन आपको अपनी कीमत नहीं गंवानी। ठीक इसी तरह की मुश्किल तथा मुसीबतों का सामना आज संपूर्ण भारत कर रहा है। आज हम, आप सभी लोग इस मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, फिर भी हमें अपनी कीमत नहीं गंवानी है। इस मुश्किलों के वजह से हमें और भी निखर कर बाहर आना है। आप कल भी बेहतर थे और आज भी बेहतर है, मतलब हम कल भी बेहतर है और आज भी बेहतर है। हम इस मुश्किल दौर का सामना कर कर, डट कर इस मुश्किलों का मुकाबला कर कर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब हम आगे हिंदी भाषा का जो महत्व है वह महत्व पढ़ेंगे। हिंदी भाषा का महत्व क्या है? देखो, हिंदी संवैधानिक रूप से भारत की प्रथम राजभाषा है और भारत की सबसे अधिक बोली और समझे जाने वाली भाषा है। देखो, भारत के बहुत से राज्यों में हिंदी बोली जाती है और समझी जाती है, इसीलिए भारत की प्रथम राजभाषा है। भारत देश में अनेक राज्य हैं और उन सभी राज्यों की भी अपनी अलग अलग भाषाएं हैं। इस प्रकार भारत एक बहुभाषी राष्ट्र है, लेकिन उसकी अपनी एक राष्ट्रभाषा है जो कि हिंदी है। देखो, भारत देश में अनेक राज्य हैं, हम सबको पता है। महाराष्ट्र जिसमें हम रहते हैं वह भी एक राज्य है। हर एक राज्यों की भी अपनी अलग अलग भाषाएं हैं। हमें पता है कि महाराष्ट्र की राज्य भाषा जो है वह मराठी है। इस प्रकार भारत एक बहुभाषी राष्ट्र है, लेकिन उसकी अपनी एक राष्ट्रभाषा है जो कि हिंदी है। हम सबको पता है कि भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। इस वजह से भारत एक बहुभाषी राष्ट्र है, क्योंकि वहाँ भारत में हर एक राज्य में अलग अलग भाषा बोली जाती है। पर भारत की अपनी एक राष्ट्रभाषा है जो कि हिंदी है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा भारत की राष्ट्रभाषा घोषित की गई। देखो, भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद में ही हिंदी को भारत की प्रथम राष्ट्रभाषा घोषित की गई है। 26 जनवरी 1950 को भारत का अपना संविधान बना। 26 जनवरी 1950 हम आज भी मनाते हैं। भारत का अपना संविधान बना है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया और हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। यह माना कि धीरे धीरे हिंदी अंग्रेजी का स्थान ले लेगी और धीरे धीरे हिंदी अंग्रेजी का स्थान ले लेंगे। आज भी बहुत सारे कार्यालयों में हिंदी
इस्तेमाल की जाती है। आगे देखो, हिंदी और इसकी बोलियां उत्तर एवं मध्य भारत की विविध प्रांतों में बोली जाती है। भारत और विदेश में 60 करोड़ से अधिक लोग हिंदी बोलते, पढ़ते और लिखते हैं। फिजी, मॉरिशियस, गयाना, सुरीनाम की अधिकतर और नेपाल में कुछ लोग हिंदी बोलते हैं। देखो, हिंदी और इसकी बोलियां उत्तर एवं मध्य भारत के विविध प्रांतों में बोली जाती है तथा विदेश में भी बोली जाती है। देखो कौन कौन से नाम दिए गए हैं, फिजी, मॉरिशियस, गयाना, सुरीनाम। मॉरिशियस तो हर एक को पता है, वहाँ पर भी हिंदी लोग बोलते हैं। हिंदी राष्ट्रभाषा, राजभाषा, समर्पक भाषा, जनभाषा की सोपानों को पार कर विश्व भाषा बनने की ओर अग्रसर है। देखो, हिंदी ना राष्ट्रभाषा, राजभाषा, समर्पक भाषा, जनभाषा के सोपान को पार कर विश्व भाषा बनने की ओर अग्रसर है। भाषा विकास के क्षेत्र से जुड़े वैज्ञानिकों की भविष्यवाणी हिंदी प्रेमियों के लिए एक बड़ी संतोषजनक है कि आने वाले समय में विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो चंद भाषाएं होगी उनमें हिंदी भी प्रमुख होगी। मतलब वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं, क्या भविष्यवाणी की है कि हिंदी का जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व है उसमें जो चंद भाषाएं होगी उसमें हिंदी भाषा प्रमुख होगी। हिंदी भाषा का अध्ययन विश्व के कई विश्वविद्यालयों में किया जाता है। मतलब हिंदी भाषा का जो अध्ययन है सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के कई विश्वविद्यालयों में भी किया जाता है। यद्यपि हमारा राष्ट्रभाषा हिंदी है, फिर भी हम वार्तालाप करते समय अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करते हैं। मतलब हमारी जो राष्ट्रभाषा है हिंदी है, फिर भी हम वार्तालाप करते समय अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करते हैं। भले ही वह अशुद्ध अंग्रेजी हो, हम सरकारी कार्यालय या जहाँ भी कार्य करते हैं हमें हिंदी में ही कार्य करना चाहिए। अभी देखो आगे क्या बताया गया है कि हम सरकारी कार्यालय जहाँ भी कार्य करते जो कि हमारे राष्ट्रभाषा जो है हिंदी है, इसीलिए हमें हिंदी में ही कार्य करना चाहिए। हम सभी को मिलकर इस मानसिकता का परित्याग करना चाहिए और हिंदी का प्रयोग करने में गर्व अनुभव करना चाहिए। इस मानसिकता कि अगर अंग्रेजी आती रहेगी तो हमें अव्वल स्थान मिलेगा, इस मानसिकता का हमें परित्याग करना होगा कि अंग्रेजी भाषा आई तो ही हमें काम मिलेगा। अगर हम चीन देखें, जापान देखें, उन्होंने उनके जो कामकाज के लिए जो भी भाषा है वह उनकी राष्ट्रभाषा में ही कामकाज करते हैं। इसी तरह भारत की जो राष्ट्रभाषा है वह हिंदी है, इसीलिए हिंदी का प्रयोग करने में गर्व अनुभव करना चाहिए। और आगे हम हिंदी में जितने भी पाठ हैं तथा हिंदी का व्याकरण, हम इस साल कौन कौन से व्याकरण तथा पाठ का अध्ययन करने वाले हैं वह देखेंगे। इस साल हम कुल 20 पाठों का अध्ययन करने वाले हैं। इसमें से पहली कविता है हम पंछी उन्मुक्त गगन के शिवमंगल सिंह सुमन जी की। दूसरा पाठ है दादी माँ, यह एक कहानी है और इस कहानी के लेखक है शिव प्रसाद सिंह। तीसरा पाठ है हिमालय की बेटियाँ, यह एक निबंध है और इस निबंध के लेखक है नागार्जुन। चौथी कठपुतली, यह एक कविता है
और इस कविता के कवि है भवानी प्रसाद मिश्र। 5 मिठाई वाला यह एक कहानी है और इस कहानी के लेखक है भगवती प्रसाद वाजपेयी। 6 रक्त और हमारा शरीर यह एक निबंध है। इस निबंध के लेखक है यतीश अग्रवाल। 7 पापा खो गए यह एक नाटिका है और इस नाटिका के लेखक है विजय तेंदुलकर। 8 शाम एक किसान यह एक कविता है। इस कविता के कवि है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। 9 चिड़िया की बच्ची यह एक कहानी है और इस कहानी के लेखक है जैनेन्द्र कुमार। 10 अपूर्व अनुभव यह एक संस्मरण है। इस संस्मरण के लेखक है तेत्सुको कुरियानागी। 11 रहीम के दोहे यह कविता है और इस कविता के कवि है रहीम। 12 कंचा यह एक कहानी है और इस कहानी के लेखक है टी पद्मनाभन। 13 एक तिनका यह एक कविता है और इस कविता के कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय जी। 14 खान पान की बदलती तस्वीर यह एक निबंध है और इस निबंध के लेखक है प्रयाग शुक्ल जी। 15 नीलकंठ यह एक रेखा चित्र है और इस रेखा चित्र की लेखिका है महादेवी वर्मा जी। 16 भूर और बरखा यह एक कविता है और इस कविता के कवि है मीराबाई। 17 वीर कुंवर सिंह यह एक जीवनी है। 18 संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया धनराज यह एक साक्षात्कार है विनीता पांडेय जी का। 19 आश्रम का अनुमानित व्यय यह लेखा-जोखा है मोहनदास करमचंद गांधी मतलब हमारे बापूजी। 20 विप्लव गायन यह एक कविता है और इस कविता के कवि है बालकृष्ण शर्मा जी। अभी ये हो गए हैं हमारे 20 पाठ। इसके बाद इस साल हम व्याकरण में संज्ञा के भेद पढ़ने वाले हैं। संज्ञा के भेद में व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा यह भेद हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में सर्वनाम का अध्ययन भी हम इस साल करने वाले हैं। सर्वनाम में पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम इन भेदों का हम अध्ययन करने वाले हैं। और व्याकरण में आगे विशेषण के भेद। विशेषण के भेदों में हम गुणात्मक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण इन भेदों का अध्ययन करने वाले हैं तथा व्याकरण में ही हम काल के भेद, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल का अध्ययन करने वाले हैं तथा लिंग और लिंग के जो 2 भेद है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग इनका भी अध्ययन हम व्याकरण में करने वाले हैं। और लिंग के साथ साथ हम संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि मतलब संधि की ये जो 3 भेद है इन 3 भेद का हम अध्ययन करने वाले हैं।
संधि के अध्ययन के साथ साथ हम समास का अध्ययन भी करने वाले हैं। समास में हम अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, इन समास का अध्ययन करने वाले हैं। तथा व्याकरण में हम विराम चिन्ह के प्रकार, इसका अध्ययन करने वाले हैं। इसमें हम अल्प विराम, उपविराम, पूर्ण विराम, प्रश्न चिन्ह तथा और अधिक विराम जो चिन्ह जो हिंदी में है, उन सभी चिन्हों का हम अध्ययन करने वाले हैं। तथा हिंदी में इस साल हम राइटिंग स्किल्स में पत्र लेखन, जो हम 5वीं तथा 6ठी कक्षा में हमने पहले ही पत्र लेखन देखा है, इस साल भी हम पत्र लेखन का अध्ययन करने वाले हैं। निबंध लेखन, विज्ञापन लेखन, इसका अध्ययन करने वाले हैं। आपको पत्र लेखन और निबंध लेखन की पहले से जानकारी है और विज्ञापन लेखन आपके लिए नया है। इस साल हम राइटिंग स्किल में पत्र लेखन, निबंध लेखन और विज्ञापन लेखन, इसका अध्ययन करने वाले हैं। इस तरह से इस साल हम हिंदी में व्याकरण तथा पाठ तथा रचना विभाग, इन सभी का अध्ययन करने वाले हैं। और इस अध्ययन में व्याकरण में, रचना विभाग में और पाठ में हम क्या क्या अध्ययन करने वाले हैं, इन सभी चीज़ें मैंने अभी आपको बताई है। अभी हमने देखा कि इस साल हम कुल 20 पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। व्याकरण में क्या क्या अध्ययन करना है, रचना विभाग में क्या क्या अध्ययन करना है, इन सब की जानकारी अभी हमने ले ली है। तो व्याकरण में तथा रचना विभाग में कुछ नया है और कुछ पुराना भी है। तो इन सभी को मिलाकर 20 पाठ और व्याकरण और रचना विभाग, इन सब में हम क्या क्या सीखने वाले हैं, क्या क्या अध्ययन करने वाले हैं, इस सभी की जानकारी हमने ले ली है। तो यह जो समय मिला है हमें सबको, आपको, मुझे, यह जो समय है, इस समय का इस्तेमाल हमें करना है। हमारी हिंदी भाषा में जो भी हमें मुश्किल आती है, उसे देखना है कि मुझे कौन कौन सी मुश्किल आ रही है, उसमें मैं क्या कर सकती हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ, यह सब हमें देखना है। तथा हमें ऑनलाइन लाइब्रेरी भी अवेलेबल है, जो हम जहाँ से हम किताबें पढ़ सकते हैं, जिससे कि हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी। और जब हमारा ज्ञान बढ़ेगा तो हमारी भाषा की प्रगल्भता अपने आप बढ़ जाती है। हम जब बात करते हैं तब हमारे बातों में जो प्रगल्भता आती है, वो इन्हीं किताबों की वजह से तो आती है। तो इन्हीं किताबों की जानकारी तथा इन किताबों में जो ज्ञान है, वही ज्ञान हमें ऑनलाइन लाइब्रेरी द्वारा अवेलेबल है। अगर हमें नई नई किताबें पढ़नी है तो हमारे पास बहुत सारे ऑनलाइन लाइब्रेरी में किताबें अवेलेबल है। बहुत सारी किताबें हैं जो कि हम पढ़ सकते हैं, और पढ़ने के बाद में हमें पता चलेगा कि हर एक किताबों में नई नई जानकारी मिलती है। इन्हीं नई जानकारी का इस्तेमाल हमें हमारी ज़िंदगी में होने वाला है, क्योंकि हम जब नई जानकारी लेते हैं तभी यही नई जानकारी हम हमारे दोस्तों को भी बताते हैं,
मतलब हम हमारा नहीं, सबका ज्ञान एक साथ बढ़ाते हैं। बराबर है। इसी वजह से हमें किताबें पढ़नी है। किताबें पढ़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय देना है। हम अगली तासिका में जो अप्रैल में हमने पहले 2 पाठ पढ़े थे, इन 2 पाठों की एक कविता है और एक पाठ है। इन 2 पाठों के बारे में वापस से रिवीजन लेंगे। मतलब कि वापस हम उसकी रिवीजन ले लेंगे और पहले हम कविता के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद में हम पाठ के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे से कि आपके ज्ञान में और भी वृद्धि हो जाए। तो अगली तासिका को हम अप्रैल में जो भी पाठ और कविता हुई है उसी के बारे में चर्चा करेंगे। सो थैंक यू।